हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 5 जून का पेपर हो चुका है और उसी लेवल का पेपर यहाँ पर हम लेकर आए हैं दोस्तों। और यदि वास्तविकता में आप सभी ने हमारे इस पेपर को पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको 10 नंबर का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए सीधा हम ले चलते हैं आपको पेपर की ओर। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि घटना चक्र का ये हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि अपने आप में एक ब्रांड होता है घटना चक्र। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने घटना चक्र से तैयारी की है तो आप सभी समझ सकते हैं कि भाई घटना चक्र से प्रश्न सीधा छपवा मिलता है एग्ज़ाम हॉल में। तो भाई यहाँ पर प्रोसेस हम लेकर आए हैं और 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट कवर करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है और यहाँ के जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही लेवल के आ रहे हैं जो कि हमें कल मित्रों ने हमारे बताया है, ठीक है, कि भाई ये प्रश्न आए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा आया है रीजनिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग में हॉर्स HORSE को लिखा गया है SERHO, यानी आप लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो इसी का सारांश छुपा हुआ है, ठीक है। यानी ये देखिए यहाँ पर काउंटिंग हो रही है दोस्तों। H 1 नंबर पे है, O 2 नंबर पे है और R 3 पर है, S 4 पर है और E 5 पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इनने 4 नंबर, फिर लिखा है 5, फिर 3, फिर 1, फिर 2, कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो इसी प्रकार से आप सभी जब कर्स को लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो सबसे पहले 4 और 5 से स्टार्टिंग होगी तो आएगा S और E, और S और E आ जाएगा तो ये हमारे दो ऑप्शन तो हट जाएंगे। आपको इन पर बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब आया है तीसरे नंबर पर C आएगा कि तीसरे नंबर पर R आएगा। तो देखिए तीसरे नंबर पर क्या आएगा तो देखते हैं। अब आपको पता है कि तीसरे नंबर वाला पॉइंट तीसरे नंबर वाले पर ही आया है, यानी तीसरे नंबर पे आएगा R। तो SER वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर आपने बुद्धि लगाई होगी तो ये लग रहा होगा कि भाई 13 से इन्होंने 31 बना दिया है तो फिर 15 से इनको 51 बनाना था, है ना, आगे पीछे कर रहे थे। लेकिन ये वाला यहाँ पर लॉजिक नहीं है इनका, जो यहाँ पर ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखिए अंतर ले लीजिए आप सभी दोस्तों इसमें, है ना। ये जो प्रश्न यहाँ पर आया है इसमें सबसे पहले आप अंतर लीजिए तो कितने का अंतर मिलेगा आपको। 11 में से 3 जाएगा तो 8 और यहाँ से लगा 1 तो 18 मिलेगा। यहाँ पर भी लगभग कितना मिलेगा, 3 में से 5 जाएगा तो मिलेगा 8, यहाँ से लगा 1 तो 18 यहाँ पर मिलेगा। तो 18 का अंतर यहाँ पर आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नहीं ऑप्शन नंबर C 38, ठीक है, 38 हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर। अब नेक्स्ट को क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। तो आपको यहाँ पर असंगत चुनना है दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं कुरान, भगवत गीता और बाइबल, ये तीनों क्या हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है। और जो शब्दकोश है इन सभी से अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A शब्दकोश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 10 मई 1857 को
सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट हम इस क्लास में नहीं बताने वाले हैं। यदि आपके कमेंट आता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लगातार बनाए रखें, तो फिर अगली क्लास जो आएगी हमारी, उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका आप सभी उपनाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया था और हमारी ही शिफ्ट में आया था ये प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताएं कि खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो इसका सिद्धांत है, एक कौन से देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये लिया गया है आपका फ्रांस के संविधान से। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्रांस के संविधान से ये सभी चीज़ें ली गई हैं। इसके अलावा हम बात, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा एनटीपीसी एग्ज़ाम में। बिल्कुल 100 नहीं 101% की गारंटी यहाँ पर हम देते हैं, पॉलिटी है ये हमारी, ठीक है। तो जौन सी चीज़ जहाँ से ली गई है, इनको अच्छे से आप सभी याद करेंगे अपनी किताब से या कहीं से भी, क्योंकि अभी हम इस क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट लगाएंगे तो हमारी क्लास और ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के मूड में नहीं है। यदि आपके कमेंट आते हैं तो फिर अगली क्लास से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। देखिए, भारत में इनमें से किसी पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा मतलब भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग लग जाएगा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं इन पर भी महाभियोग लग जाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी होते हैं इन पर महाभियोग नहीं लगेगा। ये किससे होते हैं? विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार से इनकी प्रोसेस रहती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इतना हम मतलब अपना एक नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा बांग्लादेश आ जाता है और आप लोग इसको नक्शे से याद कर सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। कभी भी आप सभी इनको नहीं भूलेंगे दोस्तों, है ना। और यदि नक्शे से याद नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी को एक बार अच्छे तरीके से नक्शा समझा दूंगा। इसके बाद आप लोग कभी भी इस नक्शे को नहीं भूल पाएंगे। यदि आप भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 राज्य यहाँ पर बांग्लादेश से सीमाएं बनाते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में फैक्ट है, क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं मुझे। तो याद रखना कि ऐसे प्रश्न जितने भी हों, आपके यहाँ पर बांग्लादेश है, इसके यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है और ऊपर इसके चीन है और यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर और इसके अलावा नीचे आपका श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव। तो देखिए, नक्शे से यदि आप सभी याद करते हैं तो आपके लिए ये सभी प्रश्न आसान हो जाएंगे। तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी वो समस्याएं आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। इसके बाद चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि समूह से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर सीधा हम लोग इस प्रश्न को ही कवर करते हैं। 2 से 5 और 4 से 18, 6 से 39 और 8 से 64। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, ध्यान रखेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 का स्क्वायर प्लस 2 और 6 का स्क्वायर प्लस 3 और 8 का स्क्वायर प्लस 2। तो आप सभी समझ रहे हैं, 2 का आधा 1 होता है, आधा ऐड कर दिया। 4 का आधा 2 होता है, आधा ऐड कर दिया यहाँ पर भी। और 6 का आधा 3 होता है तो यहाँ पर भी इसको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर 8 का आधा 4 होता है, जो कि ये वाला ऑप्शन गलत है, तो यही वाला हमारा संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 का 66 वाला, ठीक है। यही असंगत है और यही हमारा
आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी समझ रहे हैं कि E5 और J10 K11 और P16 है, यानी 5 का यहाँ पर U21 Z26 और J10 O15 है। यहाँ पर सभी में 5-5 का अंतर आ गया। अब देखिए 10 से 8 तो -2 और 16 से 14 तो -2 और 26 से 24 तो -2 और 15 से 13 तो -2। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक हमको यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी समझ में नहीं आई है। अब 8 से 13 +5 और 14 से 19 +5 और 24 से आपका जाएगा 26 और 3 29 तो +5 इसमें भी हो जाएगा और 13 + 4 यहाँ पर 17 है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, क्योंकि अपन को अलग प्रश्न ही छांटना होता है इनमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न हमारे रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों। तो देख सकते हैं आप सभी कि कितने प्रश्न यहाँ पर रेलवे के माध्यम से भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल वही प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको सबसे पहले आने चाहिए अभाज्य संख्याएं। 70 के बाद हमारी अभाज्य होती है 71 और 71 के बाद 73, फिर 79, 79 के बाद होगी आपकी 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। अब बस इन सब का योग कर लीजिए जल्दी फटाक से। तो जब इनका आप सभी योग करेंगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 492। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आकृति दिख रही है और यहाँ पर हमको वर्ग निकालने हैं। तो देख सकते हैं आप सभी, सबसे पहले तो हम लोग एक खाने को कवर करते हैं, क्योंकि ऐसे ही ऐसे हमारे पास 4 खाने यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं और एक है ओवरऑल का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यदि हम इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि ऐसे में हमें कितने वर्ग मिलते हैं, 5 वर्ग इस तरीके से हमको मिलते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो हमको 6 इस प्रकार से मिले, तो 6 यहाँ पर भी मिलेंगे, 6 यहाँ पर भी मिलेंगे, 6 यहाँ पर भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 24 वर्ग हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए 24 हो जाने के बाद अब आप सभी बुद्धि लगाएंगे ओवरऑल पर, है ना, यानी ये बीच वाली लाइन को आप सभी हटा देंगे। ठीक, ये वाली लाइन को आप सभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। जब इन सभी को आप भूलेंगे तो 24 तो हमको 4 जगह से मिल चुके हैं और 24 के अलावा ओवरऑल का ये रहेगा। तो ये 1, 2, 2 के बाद 3 और 4, 5 और यहाँ पर 6। तो देखिए इस प्रकार से ओवरऑल 24 और +6 हमको और मिल जाएंगे। तो हमारे जो टोटल वर्ग की संख्या होगी वो होगी 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप सभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले तो ये यहाँ है, इसके बाद ये यहाँ आया, इसके बाद ये यहाँ आया, तो अब ये आएगा नीचे की ओर। और नीचे की ओर हमारे केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। हमको अन्य ऑप्शन पढ़ने की और समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से आप सभी स्पीड में भी इन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर भी एक छोटा हिस्सा है, यहाँ पर भी एक छोटा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा रंग दिया है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा, जिस विकल्प में सी लिखा है वही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप सभी के लिए यहाँ पर हम बता दें, ठीक है। तो आप सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और इसका राइट आंसर है सी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सी, ना कि आप लोग इस पर नहीं जानना, पता चले कि आप सी पर पहुँच गए। काफ़ी बच्चों के नंबर तो ऐसे ही यहाँ पर कट जाते हैं दोस्तों। हमारे पास काफ़ी मित्रों के कमेंट आते हैं और हमसे पूछते भी हैं वो। अब आ गई आपकी प्रायिकता, जहाँ पर कल की शिफ्ट में प्रश्न बखूबी तरीके से पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी ने एनालिसिस देखा भी होगा और यदि नहीं भी देखा है तो हमें भी बच्चों ने बताया है, हमारे मित्रों ने बताया है कि भाई यहाँ पर देखिए प्रायिकता से भी प्रश्न पूछे गए हैं। एडवांस मैथ से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 15, 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती हैं, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए टोटल वाला मान, तो 15 और 20 मिलके हमारे पास होंगी 35 संख्या। और 35 हो जाने के बाद अब हमको निकालना है हरी गेंद का, और हरी गेंदें हमारे पास टोटल में कितनी हैं दोस्तों।
तो हरी गेंद की संख्या है हमारे पास 20, इसको हम काटेंगे इसे 5 से 4 बार और 5 से 7 बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/7। दोस्तों जिसने यह चैप्टर पढ़े होंगे एडवांस के, आप यकीन मानिए अर्थमेटिक्स से भी कम समय में एडवांस के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आपको इसमें मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा और ये आंसर आपके पास होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं होती है। एक बार आपने अच्छे से बस केवल तैयारी की हो, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, एक कॉल सेंटर है, निम्नलिखित मानदंडों के साथ उम्मीदवारों को भर्ती करता है। उम्मीदवारों ने कम से कम 10वीं कक्षा पास की हो, उम्मीदवार अंग्रेजी और हिंदी में वाकपटु होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, और उम्मीदवारों को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने केवल और केवल 3 शर्तें मांगी हैं। तो देखिए, इसके अलावा अब हम जाते हैं प्रश्न की ओर, फिर यहाँ पर आते हैं। तो सीता एक स्नातक है, ठीक है, स्नातक चाहिए क्या? स्नातक नहीं चाहिए भाई, केवल 10वीं कक्षा पास की हो। तो स्नातक आ चुके हैं तो फिर 10वीं कक्षा पास कर भी ली होगी, ठीक है। देखते हैं आगे। और मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में वाकपटु है और दिन की पाली में ही काम कर सकती है। तो यहाँ पर ये दिन और रात दोनों चाहिए। यहाँ पर तो इन्होंने सीधा बता दिया कि केवल दिन में ही हम काम करेंगे, हमारे रात के बस की हमारे काम नहीं है, हम रात में काम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, और यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है, सरिता अंग्रेजी तमिल हिंदी में वाकपटु है, तो अंग्रेजी हिंदी में वाकपटु चाहिए है और दोनों पालियों में काम कर सकती है। तीसरा पॉइंट भी इन्होंने कवर कर लिया। और उसने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। भाई 10वीं शिक्षा तो होनी ही चाहिए ना, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अब आया सी नंबर, तो इसमें था अंग्रेजी और हिंदी में बहुत अच्छी है, तो अंग्रेजी हिंदी चाहिए है। दिन के साथ रात की पाली में भी तैयार है, तो ठीक है भाई, रात की पाली के लिए भी तैयार हो गई वो। और उसने 12वीं कक्षा तक अध्ययन किया है। जब 12वीं तक अध्ययन किया है तो 10वीं कक्षा आम बात है। और यही एक वह आंसर है जो कि सभी ऑप्शनों को कवर करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कवर करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 से 25 जून 2025 के मध्य आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल मुकाबला किस ग्राउंड में खेला जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं WPL से कल प्रश्न पूछा गया है ना, वुमेन वाला IPL। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस इसका करेक्ट आंसर था। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर भी खेल से प्रश्न पूछा गया है, यानी जो घटना चक्र प्रकाशन है दोस्तों, वास्तविकता में अपने आप में एक ब्रांड है। क्योंकि यहाँ से जब हमने UPP के भी प्रैक्टिस सेट लगाए थे घटना चक्र से, तो भाई आप यकीन मानिए सीधे हिंदी के 56 प्रश्न मिले हैं वहाँ पर हमको, हमारे ही एग्ज़ाम में। तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं आप सभी को इसके बारे में, बाकी आप सभी को भी पता होना चाहिए दोस्तों कि आखिर घटना चक्र किस चीज़ का नाम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 31 अगस्त 2024 को संपन्न एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2024 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अब देखते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मोहन बागान सुपर जायंट। अब ये प्रश्न आपको किसी ना किसी परीक्षा में NTPC की बिल्कुल 100% देखने को मिलने वाला है दोस्तों। आप सभी यकीन मानिए ये प्रश्न आपकी किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा और आप सभी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डूरंड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से पराजित खिताब जीता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है भाई, मोहन बागान ने नहीं जीता। ये शायद मैंने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ प्रश्न है, वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने ये प्रश्न यहाँ पर जीता है। तो देखते हैं थोड़ा सा इस प्रश्न को हम और कवर करते हैं, बिल्कुल कन्फर्म आप सभी के लिए आंसर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 18 का ए, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो हमने सोचा मोहन बागान ने जीता होगा, लेकिन नहीं, मोहन बागान ने नहीं जीता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये खिताब जीता है। आप सभी इसको अच्छे से याद
रखेंगे दोस्तों। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आप सभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सी पैरा एथलीट एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रीति पाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 व्यक्ति आप सभी के आसपास बैठे गए हैं और प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। भी ने केवल टी और एक्स से अधिक प्राप्त किए, यानी जो भी है वो केवल टी और एक्स से ही अधिक, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस प्रश्न को, जो भी है वो केवल टी और एक्स से ही अधिक यहाँ पर इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं और इससे किसी से भी इनसे ज़्यादा नहीं है, यानी जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो ऊपर आएंगे आपके टॉप पर। ठीक है, डब्लू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए, जो डब्लू है वो केवल यू से अंक कम प्राप्त किए, बाकी सब इनके नीचे रहेंगे। ठीक है, तो डब्लू ने केवल यू से अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर हम टॉप पर हम यू मान लेते हैं इस तरीके से, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर यू और यहाँ पर डब्लू हो गया। और एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो भाई यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर टी आएगा, सबसे नीचे टी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए और एक्स ने 72 अंक। तो देखिए, इनको जब हम मिला देंगे दोस्तों तो आप सभी समझ रहे हैं कि जो टी है वो नीचे है, यानी देखिए यू सबसे ऊपर, फिर डब्लू, इसके बाद तीसरे नंबर वाला, फिर भी आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर वाले ने 91 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है भाई साहब, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पर हमको वाई नहीं दिख रहा है, बाकी सभी दिख रहे हैं। ठीक है, एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए, तो एक्स को मिले हैं 72 अंक। तो संभवतः भी को प्राप्त अंकों को दर्शाता है, तो भी हमारा 91 और 72 के जस्ट मध्य में आ रहा है। तो 91 और 72 के मध्य में कौन सी चीज़ आएगी हमारी? तो ऑप्शन के हिसाब से 71 तो आएगा नहीं, 97 भी नहीं आएगा, 104 भी नहीं आएगा, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों, 80। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसका बिल्कुल सही है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर इसका 80 ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है भाई। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लासा और मासा, तो मासा का 40 गुना है एलसीएम, तो मासा को हम x मानेंगे, तो ये हमारा 40x हो जाएगा। ठीक है, और यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1440 होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है। तो लासा और इंटू मासा, यहाँ पर भी x आएगा और बराबर हो जाएगा आपका 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 1440। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको काटेंगे, तो 4 से जाएगा, 4 × 12 है और मिलेगा 2 और 4 × 24 36, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 6 हो गया, तो इनका मासा ही हमको निकालना था, तो मासा हमारा 6 और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आशा करेंगे कि आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी जब भी लंबाई ऐसी कोई किसी प्रकार से प्रश्न आया हो सबसे बड़ा वाला, तो आपको ऐसे सवाल में निकालना होता है मासा, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है महत्तम समाप वर्तक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या आपका मासा निकालना होता है। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 हो जाएगा और 76 इसमें और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यह हमारा 276 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से फिर हो जाएगा 552 सेंटीमीटर और फिर हो जाएगा 1196 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं और आगे की, यानी इनका हमको निकालना है मासा। सबसे पहले देखिए 4 का भाग लगा के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर इनमें से आप अंतर भी ले सकते हैं। जैसा भी तरीका आपको ठीक लगे वैसा आप लोग कर लीजिएगा। तो अंतर ले कर लीजिए या फिर 4 से सीधा भाग दे लीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 24 3
और 4 नम 36। इसके अलावा 4 एकम 4, 4 ती 12, 3 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, कितना मिलेगा 3, 4 नम 36, 3 और 4 नम 36। अब देखिए 3 8 3 11 1 12 9 9 18 2 20, तो 3 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर ये होगा 23 और 23 से गुणा जब इसमें हम करेंगे तो कितना मिलेगा 6 ती 18, 1 6 दूनी 12, तो यहाँ पर मिलेगा 23 इंटू 6 और 23 इंटू 3 और तो फिर इससे भी भाग जाएगा तो 23 एकम 23 मिलेगा 6 और 23 ती 69, तो 23 इंटू 13 यानी 23 इन सभी में कॉमन आया है तो ये रहा, और यहाँ पर 4 हमारा कॉमन आया था, तो 23 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि 23 चौके होता है 92, तो 92 ध्यान रखना, लेकिन सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है, तो हमने सभी मात्रकों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है 92 सेंटीमीटर होगा, ना कि मीटर होगा, ये वाला गलत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से जो लड़कों का प्रतिशत है वो क्या है। तो देखिए 2 प्रकार से इनके काफ़ी तरीके होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम 18/42 से भी लगाएंगे तो भी ये सवाल अपना हो जाएगा, और 18/42 से नहीं करना है तो आप लोग इसमें से घटा लीजिए 20 और यहाँ पर कितना मिलेगा 22 और 2 24 मिल जाएगा, तो 24/42 और इंटू के 100, इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 से काटेंगे तो 6 से 7, 6 चौके 42, 400 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 पना 35, 5 और 7 49, लगभग 57-58% के आसपास जो ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रखेंगे कि लाभ बराबर आखिर होता क्या है, तो लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। और 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर ही उसको लाभ यहाँ पर होता है दोस्तों। तो देखिए पहले तो बात बताइए कि आखिर उसको लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा 2 पेन का विक्रय मूल्य यानी 2 की SP, इतना उसको लाभ यहाँ पर हुआ है। आप लोग इस टाइप को अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ये वाली टाइप काफ़ी ज़्यादा है परीक्षाओं में पूछी जाती है, और आपको NTPC में यहाँ पर काफ़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलेगा इसी टाइप का सेम टू सेम। तो आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझा सकेंगे। तो देखिए 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर हो रहा है लाभ, तो 2 SP का मान क्या है, लाभ का मान हो गया। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे 2 SP। अब यहाँ पर 12 पेन बेचता है, तो भाई जितना पेन उसने बेचे हैं 12 की SP करेगा तो इतने ही पेन उसने ख़रीदे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तभी जाकर उसको 2 पेन के बराबर लाभ हो रहा है। तो SP का मान इस साइड आएगा और ए वाला मान इस साइड। जब जैसे ये माइनस का 12 है इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 12 CP और बराबर ए जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा 10 SP हो जाएगा। तो यहाँ पर मान आएगा CP/SP बराबर 10/12। तो इसको हम और काट लेंगे तो 2 से 5/6, तो CP का मान 5 आया, SP का मान 6 आया, यानी खरीदी वस्तु 5 में है और बेची वस्तु 6 में है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा 1 का, तो 1/5 और इंटू के 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20% का सीधा सीधा उसको प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी वह 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य दिया गया है 560, अंकित मूल्य का मान 100 होता है। अंकित मूल्य पर वस्तु बेची गई तो SP 90 होगी, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और SP का मान ही यहाँ पर दिया गया है। अभी हमारा SP बन गया तो इसको SP का मान यहाँ पर हमारा 126% मिलेगा इस CP का, और CP का मान हमारा 100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको हमको हल करना है दोस्तों। तो देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, आप किसी से भी काट सकते हैं। सबसे पहले हम 4 से काट लेते हैं, 4 × 12, 4 से नहीं कटेगा भाई, तो इसको काटते हैं 2 से या फिर 18 से। 18 × 7 = 126, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 100, 18 × 7 = 126।
तो देखिए 18 सत्ते 126 और 18 पंचे 90, और देखिए इसके बाद 7 से काटेंगे 8, तो 2 जीरो तो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर मिला और 8 पंच 40, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया गया है 400। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं 5% की डिस्काउंट के बाद 5871 में बेची जाती है। तो भाई 5871 और 5% का छूट मिलेगा, तो यहाँ पर ये 95 में बिकेगी। अंकित मूल्य यहाँ पर हमारा 100 होता है, तो हम काटेंगे, तो 5 से 19 पना 95 होता है, तो 5 एकम 5 अपन है 45, तो 5 से इसको भी काट लेते हैं 20 बार, और 19 से इसको काटेंगे तो 19 57 1 आएगा, 0 आएगा, 19 नम्मा 171 और 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 नाम 18 और 2 3 6, यानी 6180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो यहाँ पर दिए गई हैं ABC की 3 कंपनियाँ हैं, 1993 से 1999 के लिए की गई बिक्री को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री, सबसे पहले हम 1993 को ही देखते हैं। तो देखिए औसत में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30, तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, 8 4 वो 8 और 6 14 है, 14 और 3 17 है, यानी 170 हो जाएगा और 170/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, दशमलव में यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, 170/3 ये हमारा यहाँ पर हो गया है। ठीक है भाई साहब, इसके बाद और क्या दिया गया है, तो 1998 दिया गया है। अच्छा, अंतर निकालना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1998 में कितना कितना दिया गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे, 170/3 है और यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 170/3 और 1998 में 1 2 और 3, तो यहाँ पर दिया गया है 100 के बाद यहाँ पर 180, तो 180 हो जाएगा, 80 दिया गया है, 180 और 50, तो कितना हो जाएगा, 180 और 50, तो 230/3 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हमको अंतर निकालना है, तो घटा लीजिए, 30 और 30 60/3 बराबर आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी ए और बी के बिक्री के बीच न्यूनतम अंतर था। तो ए और बी के बिक्री के बीच न्यूनतम अंतर हमको निकालना है। तो ए और बी, तो देख लीजिए ए और बी, तो हमको त्रिभुज से मतलब नहीं है फिर, है ना। तो ए और बी में हमको देखना है। अब यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हमको सभी का अंतर निकालना है। तो जब फर्स्ट वाले में कितना दिया गया है, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30, तो हमको मिलेगा केवल 30। चलिए सेकंड में देखते हैं, तो सेकंड में दिया गया है 60 और 90। ठीक है, तो सेकंड में कितना दिया गया है, 60 और 90, तो यहाँ पर भी मिलेगा हमको 30। इसके बाद 95 वाले को देखते हैं, तो 40 के बाद 120, तो कितना मिलेगा यहाँ पर अंतर हमको 80। और 80 के बाद हम 1996 में देखते हैं, तो यहाँ पर है 70 और यहाँ पर है 90, तो यहाँ पर है 20। इसके बाद 1997 को देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 60 और यहाँ पर दिया गया है 100, तो यहाँ का जो अंतर है वो 40 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला वाला भी हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, थोड़ा सा अपन को फोकस करना होगा, तो 50 और 50 के बाद यहाँ पर ये दिया गया है 80, तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा 30। इस प्रकार से जो न्यूनतम अंतर हमने पाया है वो मिला है हमको 1996 वाले में, ओनली 20 का, तो इसका राइट आंसर होगा 1996 में। देखिए 4 ऑप्शन है, हमको इन्हीं चारों ऑप्शन से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं चारों को आपको हल करना होता है। चलिए इसके अलावा कंपनी सी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी बी का औसत सालाना बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए सी का औसत और बी का औसत, तो बी का औसत तो अभी हमने निकाला ही था, है ना। जब बी का औसत हमने अभी, अच्छा वो अलग था, ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है, वहाँ पर ये प्रश्न अलग था। तो देखते हैं, सबको हम ऐड कर लेते हैं, बी को और सी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाला हमारा सबको हम ऐड करेंगे, तो देखिए बी कंपनी बी ये रहा, तो 1 यानी 60 और प्लस 90 प्लस 120 और प्लस 90 और प्लस 60 के अलावा प्लस 80 और प्लस 100, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे
हो जाएंगे 600, ठीक है। और कितना दिया गया है 4 और 3 7, तो हमारा 600/7 यहाँ से आ जाएगा, यानी 85.7 यहाँ पर जब इसको हम भाग करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपनी सी की। तो कंपनी सी के लिए हमको केवल त्रिभुज देखनी है। तो यहाँ पर कितना है 80, और यहाँ पर है 40, और यहाँ पर 60, 60 के बाद फिर से 60 दिया गया है, और 60 के बाद अब 80 है, फिर 100 है, और 100 के बाद यहाँ पर दिया गया है 140। कितना दिया गया है 140। तो याद रखेंगे बी के लिए आया है 85.7 और सी के लिए आया है 560/7। ये हमारा सी के लिए ऐड हो जाएगा। तो जब इनको आप भाग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 80। तो बस इनका हमको निकालना क्या है, प्रतिशत ही तो निकालना है। बी का प्रतिशत हमको निकालना है दोस्तों, है ना। तो बी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसमें लिखा है सी का मान बी का कितना प्रतिशत है। तो ए वाला मान हमारा बटे में जाएगा बी वाला। तो आपको पता है कि बी का मान हमने 85.7 यहाँ पर निकाला था, और सी का मान हमारा 80 है और इंटू के 100 है। जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93.33%। इसको आप सभी हल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 30 पेन और 75 पेंसिल। तो 30 पेनें हमारे पास और 75 पेंसिल हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इनका मूल्य कितना दिया गया है 390। यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, तो भाई जब एक पेंसिल का औसत मूल्य है 2 रुपया, तो 75 पेंसिल का हमारा मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए औसत मूल्य यहाँ पर दिया गया है, तो औसत बराबर आपको पता है, यहाँ पर हम इससे योग निकाल लेंगे, ठीक है। योग संख्या हमारे पास 75 है, औसत हमारे पास 2 है, तो इनका योग हमारा कितना हो जाएगा पेंसिल का, तो यहाँ पर हो जाएगा 150। तो यहाँ पर हमारा इनका योग हो गया। तो देखिए 30 पेन का जो हमारा मूल्य निकलेगा वो इनका औसत मूल्य आया है 150 और बराबर दिया गया है 390। इसमें से जब हम 150 को घटा लेंगे तो 30 पेंसिल का मूल्य आ जाएगा हमारा कितना 240 रुपया, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 240, यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब हमको निकालना है औसत मूल्य। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी संख्या है और यहाँ पर ये हमारा योग है, तो हम इसी का सीधा भाग कर देंगे। औसत बराबर होता है हमारी योग बटे संख्या, ठीक है। जब इसको हम भाग करेंगे तो यहीं से सीधा काट लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसकी हमको निकालनी है रेंज। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एडवांस मैथ जितना आपको देखने में हार्ड लगता है उतना हार्ड होता नहीं है। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। रेंज का मतलब होता है परास, हिंदी में परास है, इंग्लिश में रेंज है, वो कुछ भी लिख के दे सकता है। इसका फॉर्मूला होता है परास बराबर या फिर रेंज बराबर अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान। बस इतनी तो बात ही है, ख़त्म है खेल इसका, है ना। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम आपको इसमें क्या दिख रहा है, मुझे इसमें 21 मिला है अधिकतम मान में, और न्यूनतम मान में इसमें मिला है 1। तो 21 में से जब 1 जाएगा तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। बस ख़त्म है खेल इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, सबसे पहले हम मानते हैं कि एक आदमी हमने काम पर लगाई और उन्होंने 20 दिन का काम पूरा कर लिया। 5 आदमी नहीं आए, तो इस एक्स में से तो 5 आदमी नहीं आए ना, कोई दिक्कत नहीं आने दो। 5 आदमियों को नहीं आते हैं, तो बाकी आदमियों ने 40 दिनों में काम पूरा कर लिया, तो ठीक है भाई 40 दिन में काम। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या क्या है, मतलब x का मान हमको निकालना है। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो x बराबर 2x माइनस के 10, ये साइड आएगा तो 10 बराबर x। लो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई साहब। ए 10, बी 15 और सी 20। इस वाले चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है समय और इनटू क्षमता
बराबर काम। पूरा फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पर नहीं, पूरा टॉपिक दोस्तों, पूरा चैप्टर इसी फार्मूला पर आधारित है। इसी वाला फार्मूला आपको आता है तो इस पूरा चैप्टर आसान है। इसका एलसीएम 60 होगा, 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अब वो बोल रहा है कि ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो हमको निकालना है कि आखिर इन्होंने 4 दिनों में मिलकर कितना काम कर लिया है। तो ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 4 है। जब इनको हम मिलाएंगे तो ये हमारे काम करेंगे 10 की क्षमता से, और 4 दिनों तक काम किया तो इन्होंने काम पूरा कर लिया। 40 काम हमारा हो चुका है दोस्तों। उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। अब जो ए का स्थान है इसके स्थान पर सी आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब आएगा सी और इसकी क्षमता कितनी है 3, यानी अब काम करेंगे बी और सी मिलकर, तो इनकी क्षमता है 4 और 3 7 क्षमता है, ठीक है। और यहाँ पर इनको निकालना है कि कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, तो समय निकालना है, तो काम बटे क्षमता हो जाएगा। काम हमारा टोटल में 60 है और इनकी क्षमता है 7। तो इस प्रकार से इसका जो राइट कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ है, तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही भाई, थोड़ा बहुत समझ में कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना। बाकी 4 दिन उन्होंने काम कर लिया, ठीक है। 4 के बाद यहाँ पर जो ये काम करेंगे बी और सी मिलकर, वो करेंगे कितना भाई, 20 काम बचा है यार, केवल 20 काम ही तो बचा है बी और सी के लिए। यहाँ पर जो टोटल काम थोड़ी ना रखेंगे अपन, यहाँ पर बचा है केवल 20/7 काम, ठीक है। और संपूर्ण काम हमको निकालना है, तो बी और सी ने काम किया है 20/7 दिन, ठीक है। और ए और बी ने किया है 4 दिन, तो इनको हम ऐड कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत कहीं पर प्रोसेस समझ में नहीं आती है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 7 के 28 इसको ऐड करेंगे तो 48/7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे इस वाले सवाल को, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण कार्य का पूछा गया है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 4 टोकरी आपके पास दी हुई हैं, और चारों टोकरियों का यहाँ पर प्रोग्रेस क्या लिखी है हम लोग कवर करते हैं। तो हुमा की माँ ने हुमा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियाँ दी। प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है। ध्यान रखेंगे प्रत्येक बेरी का, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रत्येक बेरी का वजन कितना है 5 ग्राम, ठीक है, ठीक है। उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई हैं, ठीक है भाई साहब। और जहाँ प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है, यानी सड़ी बेरी का वजन कितना है तो दोस्तों 3 ग्राम है, ठीक है। हुमा ने टोकरी ABCD में से क्रमशः 1, 2 और 3, 4 बेरी निकाली। उनका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ। सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में दी गई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, हमको सभी में से अलग अलग निकालना होगा, तभी जाकर हमको इसका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक बेरी में कितना है 5 ग्राम वजन है, आपको ये भी बात दिमाग में रखनी होगी। तो फर्स्ट में 5 है, ABCD से क्रमशः इतनी इतनी बेरी निकाली जाती हैं। तो ए से जब हम 1 बेरी निकालेंगे और एक का वजन हमारे पास 5 है, तो इसका तो 5 ही मिलेगा। इसके बाद बी से निकालेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जल्दी बताइए। 5 दूनी 10, ठीक है। और जब सी से निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सी में हमको मिल जाएगा 5 × 15 है, मिलेगा इतना। अब इसके बाद आपको इतनी बात दिमाग में रखनी है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं डी वाले मान को, डी टोकरी में। तो देखिए इन टोकरी के अलावा जो चौथी टोकरी आपकी आई है, इसको मानते हैं हम लोग सड़ी बेरी, ठीक है। तो इसका वजन है 3 ग्राम, और 4 के हिसाब से इसको लगाएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 12 है। जब इन सभी को हम योग करेंगे तो ये इस मिलेगा हमको 42 ग्राम, और हमारा ग्राम कितना था 44। तो डी वाला ऑप्शन गलत है, यानी टोकरी डी इसका सही आंसर नहीं है। अब हम करते हैं बात अन्य की। तो अन्य की बात करेंगे दोस्तों, अब हम लेते हैं सी से निकाली हुई बेरियाँ। तो सी से निकालेंगे तो देखिए 5 एकम 5 मिलेगा, और सी में जब हम निकालेंगे तो 5 × 2 भी मिल जाएगा हमको। और सी में जब हम निकालेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा 3 × 3 मिलेगा। इसका ध्यान रखना है बस, एक कॉम्बिनेशन 3 तरह का 9 हो जाएगा। और फिर से होगा 4 × 5 = 20,
क्योंकि जो सड़ी बेरी जिसको हम मान रहे हैं ये हमारी टोकरी सी है, तो इसका वजन सड़ी बेरी का 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 की 4, हाथ से लगा 1, इससे हमको 44 मिल गया है, जो कि हमारा योग दिया गया था 44। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टोकरी, यानी टोकरी नंबर सी में ये हमारा हो जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हमको एक्सचेंज मान करने हैं, तो एक्सचेंज का मान जब इनके हम करेंगे तो कौन से चिन्हों को यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तथा भाग और गुणा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाएं, तो समीकरण क्या आंसर इसका होगा। तो ठीक है भाई साहब, प्लस और माइनस को बदल देते हैं। तो इंटू की जगह पे हमको क्या लिखना है, भाग, तो 7 भागे 7 हो जाएगा, और भाग की जगह पे लिखना है हमको इंटू 8, माइनस की जगह पे प्लस 12, और इंटू की जगह पे भागे 6, और प्लस की जगह पे माइनस 17, और माइनस की जगह पे प्लस 14 और प्लस 100। बस इसको हमको हल करना है। 7 से 7 कट जाएगा तो 1 इंटू 8 तो 8, प्लस के 6 से कटेगा तो 2 मिलेगा तो प्लस के 2, और माइनस 17 में से 14 जाएगा तो माइनस के 3, और प्लस के 100 हो जाएगा। 8 और 2 10, 107 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधा सीधा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं माइनस प्लस इंटू और भाग को क्रमशः ABCD के रूप में निरूपित किया गया है, यानी 9 और B को लिखा गया है यहाँ पर प्लस 20, C को गुणा और 12, D को भाग 6 और A को माइनस 8। तो बस 6 से 2, 20 दूनी 40, 40 9 49, 49 में से 1 जाएगा तो 48, 49 ही आएगा क्या, इसका मुझे लग रहा है 41 आएगा भाई। 49 में से 8 घटाना है ना, तो इसका राइट आंसर 41 आएगा, 41 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है, तो यहाँ पर माँ और पुत्र, ठीक, जब इसकी आयु कितनी थी, 43 वर्ष की थी। ठीक है, माँ की आयु है 43 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु होगी 22 वर्ष, तभी तो 21 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, यदि उसका पिता है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो भाई पिता की आयु जब 3 वर्ष बड़े हैं तो पिता हमारे 46 साल के हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, यानी पिता की आयु 50 वर्ष होगी, यानी प्लस 4 इसमें ऐड कर देंगे हम, तो प्लस 4 ऐड करेंगे तो 26, और प्लस 4 ऐड करेंगे तो 47। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, तो पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, तो यहाँ पर होगा 24 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है, उन दोनों का अनुपात 5 और 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से 160 अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, गुणनफल 5 15 हो जाएगा। इनका हमको मान निकालना है, बस 15 8 120 होता है। कहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ओ भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, 80 आ गया है, और इसके बाद दोनों संख्याएं हमको निकालनी हैं, तो 5 15 0 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस नहीं हो रही है, तो फिर एक काम करते हैं, इनको अलग अलग ही लेते हैं, क्योंकि 1200 नहीं मिलेगा तो पहले हम 5 का मान निकालेंगे, फिर हम 3 का मान निकालेंगे। तो 5 8 40 400 और 3 8 24 240। अब इनका मल्टीप्लाई होगा, हाँ भाई साहब ये बात है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 24 चौको 96 होता है। बस ऑप्शन नंबर एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2022 को रविवार के दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ में को कौन सा दिन होगा। देखिए 2012 हमारा लीप ईयर है, प्लस इसमें 2 ऐड करेंगे तो रविवार में 2 ऐड होगा, तो हमारा आंसर होगा मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने केवल 40 प्रश्न ही कवर कर पाए हैं, तो थोड़ा सा अब स्पीड हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रयोग श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर। रेलवे का फेवरेट टाइप है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में रेलवे की देखने को मिलेंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठ के आइएगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न आता ही आता है।
हमारे ग्रुप डी में कम से कम 2 से 3 प्रश्न ऐसे आए थे जब मैंने अपना ग्रुप डी का पेपर दिया था। तो हमको देखना है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनसे ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है। तो सीधा हम लोग जाते हैं ई जी ई पर, तो एक ई रहा हमारा और दूसरा आपको दिख जाएगा ई एफ ओ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक क्रम हमको बताना है और ऐसे प्रश्न भी आप सभी को परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ई टी, तो इसके बाद डी ई डी ई डी ई डी आई। भाई 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 अब निकलना क्या है, सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो स्टार्टिंग में तो ई आ जाएगा, नहीं आई थोड़ी ना, ई 5 5 5 और आई 9, तो सबसे लास्ट में ई आएगा भाई सब लोग, श्योर है। ख़त्म है खेल इस प्रश्न का, ख़त्म है यहीं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हैं। ठीक है भाई साहब, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका आधा और इसका 1/3 और इसका तीसरे का 1/6 भाग, यानी इसका 1/6, सभी आपस में बराबर है। दोस्तों जब भी आपस में इस तरीके से आपको मान समझ में मिले, यानी बराबर मान हो, तो इनका जो अनुपात बनेगा वो इनका यही रियल अनुपात यही का यही बन जाता है, 2:3:6। ये इनका रियल अनुपात है। मान हमारे पास 3740 का दिया गया है। जिसको पता हो अच्छी बात है, पता ना हो तो सीधा दिमाग में बैठा लेना कि जब भी बराबर में दिए गए हों, अनुपात में मान बटे में हो, तो आप सीधा सीधा वही आपका बटे वाला रियल अनुपात हो जाता है। तो ये हमारा 11 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, सभी के मान निकालने हैं। तो पहले 2, 3 और 6, तो 11 से काटेंगे, 11 3 33, 4 11 4 44, 34 दूनी 68, एस 34 दूनी 68। ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है हमको, बस ख़त्म है खेल इसका भी, ऑप्शन नंबर सी 680। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, इसकी गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस सवाल में निकालेंगे दूरी को मान, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी आप पहिया चलाते हैं तो आपका एक पहिया ऐसे ऐसे घूमता जाएगा लगातार, तो वो अपनी एक दूरी भी तय करता है, ठीक है। तो जो उसने दूरी तय की, तो हम पहले निकालते हैं दूरी बराबर n इंटू परिधि, यानी n इंटू 2πr, क्योंकि वह पर्दे की पड़ता ही घूमता है, ठीक है। तो हमको निकालना है चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हम सीधा सीधा रख देते हैं इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर यहाँ पर n इंटू 2πr, ये हमारा हो जाएगा, और बटे के समय हो जाएगा, ठीक। तो बस इसका हमको मान निकालना है। और यदि ये वाला फार्मूला आप लोग समझ गए हैं, ये दोनों फार्मूला, तो बस दोस्तों ये सवाल आपका आसान हो जाएगा। अब हम सीधा सवाल लगाते हैं। n का मान है हमारे पास 450, 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर मान दिया गया है 0.35, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते यार, 450 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू के मीटर है, तो ध्यान रखेंगे 0.35, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो समय कितना दिया गया है, तो समय है 1 मिनट। मिनट को हम लोग बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड भी होते हैं। तो इससे हम काटेंगे तो 0.7 ही यहाँ पर ये हमको मिल जाएगा, नहीं 5 मिलेगा, सॉरी दोस्तों, 0.5 मिलेगा। इस 0 से ये वाला दशमलव हट जाएगा, पूरा 5 मिल जाएगा हमको, ठीक है। और 15 3 45 और 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 और 11 3 33 और 5 3 15 और 1 16, 165 मीटर प्रति सेकंड आया है अब ये हमारा। अब इसको हम और हल करेंगे, 165 मीटर प्रति सेकंड, छोटे से हमको जाना है बड़े में, तो बड़ा मान होता है हमारा 18/5 से इसमें हम और गुणा कर देंगे, तो किलोमीटर प्रति आवर में इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो दोस्तों हमको कितना आंसर मिलेगा, तो इसको हल कर लीजिए, 5 3 15, 1 5 3 15, और अब भाई इसमें तो इसकी गति किलोमीटर प्रति आवर में निकाल ली है। तो भाई आखिर ये माजरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई क्या, मिनट चक्कर देखते हैं।
अब भाई पता नहीं ये वाला सवाल कहाँ पर मिस्टेक हो गया, लेकिन होना ऐसे ही है। सबसे पहले इसमें हम दूरी बराबर n इंटू परिधि निकालते हैं और परिधि का मान 2πr रहता है। सबसे पहले हम इसका इसमें मान निकालते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है, 450 है, और 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान 0.35 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 से जब इसको हम काटेंगे तो 0.05 मिलेगा, ना कि 0.5 मिलेगा। भाई साहब यही तो मिस्टेक हो गई है, 0.05 मिलेगा यहाँ से, वो वही मिस्टेक हो गई है दोस्तों, है ना। तो इसको ही हल करना है। अब सही है, ये वाला समझ में आ गया मेरे को, तो लगा लेना आप सभी, इससे आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक हो गई है। तो देखिए चाल बराबर होता है अपना दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, और दूरी के बराबर होता है हमारा n इंटू 2πr, परिधि होती है पूरी, और बटे के समय यहाँ पर दिया गया है 1 मिनट। तो बस इस प्रकार से इस सवाल को आप सभी लगा सकते हैं आसान तरीके से। वो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, बाकी आंसर आपका इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में ख़रीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है भाई साहब, देखते हैं हम लोग इस सवाल को, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि रेट हमारी 12% है, समय हमारे पास 1 साल है, और 3000 हमारे पास रुपया है। तो 3000 रुपया को हम लोग 12 के हिसाब से निकालेंगे तो 00 से 00, 12 36, 360 रुपया हमको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। और देखते हैं इसके बाद हमको क्या है। तो 360 का मान यहाँ पर हो गया है। अब मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में देना है। तो मूलधन हमारा 3000 है, ब्याज हमारा 360 आया है। तो हमको मिश्रण भी तो निकालना है, तो मिश्रण होगा हमारा 3360। ठीक है, 3360 को समान 12 किस्तों में चुकाना है, तो 12 से इसमें हम भाग दे देंगे। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 6 और 3 9 मिलेगा, और 12 8 96 हो जाएगा दोस्तों, और 0। तो इसका जो प्रत्येक किस्त का मान है वो है 280 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट में है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में जब हम लोग निकालते हैं तो आपको पता है कि पहले साल में 5 मिलता है, और दूसरा जो साल होता है उसमें 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका स्क्वायर ही मिलता है, यानी 5.25। इस प्रकार से जो 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है हमारा 10.25। यदि आपको ये पता है तो अच्छी बात है, पता नहीं है तो कमेंट करिएगा, आपको हमें अच्छे तरीके से समझा देंगे। अब बस 4000 रुपये का निवेश करेगा तो 4000 बटे 100 जाएगा, तो 40 इंटू 5.25 इसका गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक 0 मिलेगा, 4 5 20, 2 4 दूनी 8, 10 को 0 हासिल लगाइए, 4 5 20 और 1 21, 2.22 इतना, तो आंसर होगा 210। लेकिन कितना होगा उसका कुल निवेश दूसरे वर्ष के अंत में। तो भाई अच्छा, हमने सोचा केवल दूसरे वर्ष का चाहिए, हमको मान निकालना है 10.25 का। तो इसका ये गुणा पूरा 10 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और कितना होगा, तो यहाँ पर हमको चाहिए मिश्रण, तो 110 का और मान चाहिए। तो बस 0 और 4 5 20, 2 4 दूनी 10 को 0 हासिल लगा 1, तो 1 ही आ जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो लगभग 4410 रुपया। किस तरीके से भाई, ऑप्शन ही नहीं है यार, क्या प्रश्न यहाँ पर इन्होंने बना दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, है ना। तो देखते हैं 4410 रुपया। अच्छा ऐसी बात है भाई 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 4410 रुपया तो हमारा ये मिश्रण आ चुका है। ठीक है, 4410 ए आ गया है। और इसके अलावा हमको ये भी निकालना है कि 1 साल का अलग चाहिए और 2 वर्ष का भी मिश्रण चाहिए दूसरे वर्ष के अंत में। तो 1 साल का भी मिश्रण चाहिए और दूसरे साल का भी मिश्रण हमको चाहिए है। तो ये वाला प्रश्न भाई ओवरऑल तरीके से कैसे होगा, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये का निवेश करती है। तो पहले साल का ही हम पहले मान निकालते हैं। तो 4000 के उससे पहले साल का मान हमारा क्या होगा, तो पहले वर्ष का मिश्रण, तो 5 एकम 5
पहले साल का 5 और 105 होगा मिश्रण पहले साल का। पहले वर्ष में मिश्रण आया इतना 0 4 5 20 4 एकम 4 4200 रुपया पहले साल हुआ। और बैक टू बैक उसने फिर से वही 4000 रुपये का फिर से निवेश कर दिया। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल कितना निवेश होगा, तो हमने निकाला था 4410 रुपया उसके 2 साल में हो रहे हैं और 1 साल में हुआ है 4200। इस प्रकार से जो टोटल निवेश यहाँ पर होगा वो 0 1 4 2 6 और 4 और 4 8 8610 रुपया यहाँ पर टोटल निवेश होगा उसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का विकर्ण की लंबाई हमको निकालना है। तो आयत का विकर्ण हमारा होता है √L² प्लस B²। तो बस L का मान हमारे पास कितना है 9 का स्क्वायर 81 और B का स्क्वायर 36। तो बस दोस्तों इसको हम ऐड कर देंगे, 6 और 1 7 और 8 और 3 11 है। तो 13 नंबर 117 होता है ये हमारा। तो 9 × 17 हो जाएगा अंडर के अंदर। तो इसका हम बाहर निकालेंगे तो 3 √13 होता है 13, यहाँ पर 17 ही रहेगा, 3 √13 आ जाएगा। 9 × 13 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 √13 यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 √13 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सही गुणनखंड यहाँ पर हमको निकालने हैं। तो गुणनखंड हमको आने चाहिए, 2 दूनी 4 होगा तो 2x² और माइनस के 4x माइनस के x, तो 4 और 4 5x और गुणन में प्लस के 4x² सही है। तो बस इसका हम फैक्टर लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर x - 2 ही होगा भाई साहब, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल x - 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो आप सभी को ये चतुर्थांश भी पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर तो आपका आता है y और यहाँ पर आता है प्लस का y और यहाँ पर आता है y माइनस का। इसके बाद यहाँ पर x प्लस का और यहाँ पर x माइनस का। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इसके और इसके बीच में क्या होगा, दोनों जगह प्लस होगा, यानी इस वाले खंड में दोनों प्लस, इस वाले खंड में 1 - 1 प्लस, क्योंकि आगे x की वैल्यू ही लिखी जाती है। इसके बाद दोनों माइनस और इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस, सबसे पहले x की वैल्यू ही लिखी जाती है। तो हमको चाहिए पहला प्लस में दूसरा माइनस में। तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, यानी कौन से चतुर्थांश में है, तो ये हमारा चौथे चतुर्थांश में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। तो समलंब में देखते हैं हम लोग क्या कैसा रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों, समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, ठीक है। तो विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, डी वाला डी, समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। दोस्तों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में आपको ये 50 प्रश्न हमने अभी कवर कर लिए हैं और बचे हुए 50 प्रश्न आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आशा करेंगे कि आपको हमारे सभी प्रश्न अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।